जी सर। हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट से भी देखने की कोशिश करेंगे और इकोनॉमी एक्सपेक्ट से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड इनके जेर नज़र या इनके हवाले से फिलॉसफी क्या बनती है इन दोनों की। पॉलिटिकल क्या आइडियोलॉजी है और इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आइडियोलॉजी है और कैसे ये एम्फेसाइज करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये आज हमारे जो लेक्चर है, आज हमारा लेक्चर इसी पे होने वाला है। यार आप दोनों उर्दू बोलते हो कि पश्तो बोलते सर हो? हम बेसिकली इनको स्पीकर हैं। हाँ, ठीक हो गया, सही। तो हमारे पास, हम जब ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जब हम देखना चाहते हैं कि यार ये कैसे असरअंदाज होता है फ्री ट्रेड पे, कैसे ये असरअंदाज होता है ट्रेड पे। जहाँ पे दो गवर्नमेंट्स की बात आती है या दो कंट्रीज की बात आती है, तो वहां पे हमारे फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि सिटीजन जो वहां पे होते हैं, जो नेशनल्स होते हैं दोनों कंट्रीज के, उनके पास फ्री चॉइस होती है कि वो क्या खरीदना चाहता है और क्या बेचना चाहता है। और मोस्ट हमारे पास काफी एग्जांपल्स पड़ी हुई है इसकी। अगर आप देखो तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी और वहां पे उस पर 26 कंट्रीज हैं जो कि जो है ना EU 26 कंट्रीज में जो है वो तिजारत कर रहे होते हैं। और शेंगन वीजा का आपको पता चला होगा। आपको पता है दोनों में फर्क क्या है? जो EU में है, यूरोपियन यूनियन जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें आती हैं, उसमें आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, सामान आगे लेके जा सकते हो। लेकिन जो शेंगन वीजा है उसमें ह्यूमन ट्रैफिक है सिर्फ ओनली। उसमें आपको अच्छा जो ह्यूमन ट्रैफिक होता है वो 26 कंट्री में जा सकता है। अच्छा जैसे कि अच्छा। हमारे पास ट्रेड भी वहां कर से, सकते हैं आप। जी ट्रेड नहीं कर सकते, काम के लिए जा सकती हो, आगे पीछे जा सकती हो और घूम फिर जी सकते हो। लेकिन द थिंग इज, जब ट्रेड की बात आएगी तो वहां पे आपके ऊपर जो यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज वगैरह होंगी ना, तो वो सारी चीजें उनका अपना ख्याल करना होता है। और शेंगन वीजा और यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं, जो लिस्टेड कंट्रीज हैं, वो दोनों में बहुत सारी हैं जो कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपका ह्यूमन ट्रैफिक अलाउ करती हैं लेकिन आपका ट्रेड अलाउ नहीं करती। सही। तो ये सारे ये पूरा एक एक्सपेक्ट है जो कवर करता है कि आपकी पॉलिटिकली एंगेजमेंट कैसी है दूसरे कंट्री के साथ, ये इस पे डिपेंड करता है। और जब हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि आपके जो सिटीजन हैं, जो आपके जो नेशनल हैं, उनके पास ये हक होता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं दूसरे मुल्क से और क्या वो बेचना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, वो आसानी के साथ कर सकें। गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यार गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस होती है वो कहाँ कहाँ पे आती है। तो हमें ये पता लगने की कोशिश, मतलब हमें ये अपने सोसाइटी से या अपने मार्केट से पता चलता है कि गवर्नमेंट जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो टैरिफ की बात करता है, टैक्सेस की बात करता है, एड वोलरम की बात करता है, सब्सिडीज की बात करता है और इम्पोर्ट कोटा जो होता है ना उसकी बात करता है। अभी टैरिफ तो आपको पता ही होगा जब हम कोई चाइना से ये जो हमारे कंटेनर वगैरह आते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेता है। और आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक और चीज भी लगाने की कोशिश की है, बल्कि मोस्टली हर एक कंट्री ने कोशिश की है। वो क्या, वो एक और टैक्स लगाते हैं जिसको हम एड वोलरम टैरिफ कहते हैं। वो आपके जो प्रोडक्ट का वैल्यू होती है ना, मार्केट प्राइस होती है, उस पर 5% लगा लेती है अपना टैक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5,000 की कोई चीज आप ले जा रहे हो, उस पर 250 5% के हिसाब से 250 बनते वो आप एडिशनल पे करते हो। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो गया। सब्सिडीज का तो आपको पता ही है कि जितने भी गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलती हैं उनको। और आजकल तो सुनने में आ रहा है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वहां पे भी शायद सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो लोगों के लिए रिलीफ मिल जाएगा। और तीसरा नंबर पे इंपोर्ट कोटाज, ये भी गवर्नमेंट इसमें जो है ना अपना किरदार अदा करता है। इसकी इंटरफेरेंस रहती है और काफी चीजें हैं जो चेक एंड बैलेंस इसने रखी होती है। ये कोटास का सीन ऐसा होता है, ये जिसको हम एब्सोल्यूट कोटा कहते हैं, उसका सीन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट
जो आप बाहर से लाने की कोशिश करते हो ना, उस पे उसकी खास क्वांटिटी आपको बता देता है कि इससे ज्यादा नहीं लेके आनी। फॉर एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको भी वो चैनलाइज कर सके। जैसे कभी इंडिया के मसाले पाकिस्तान आते हैं ना, तो उन्होंने एक खास क्वांटिटी डिफाइन की है कि इतने क्वांटिटी आप लेके आ सकते हो ताकि पाकिस्तान के मसाले भी तो बिके। और इस तरह आप देखिए, हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाता है गाड़ियों का। तो एक खास डिफाइंड कोटा होता है, जैसे कि यूएस में उन्होंने जो है ना कहा था कि यार अब जापान से जो आप गाड़ियां लेके आ रहे हो ना, एक खास क्वांटिटी लेके आओगे, इससे ज्यादा नहीं लेके आओगे। क्योंकि वो अपने जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, जो अमेरिकन गाड़ियां बनती हैं, उनको भी उन्होंने सेल आउट करना होता है, उनको भी फैसिलिटेट करना होता है। इस लिहाज से फिर वो सारी चीजें देख रहे होते हैं। और टेरिफ रेट कोटास ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ होता है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आपके ऊपर टेरिफ रेट कोटास के हिसाब से जो लिमिटेड क्वांटिटी जो आप लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसमें आपको रिलैक्सेशन देती है, आपको फेवर देती है, और आप बहुत कम मिकदार में आप जो है ना टैक्सेस वगैरह पे करते हो कोटास क्वांटिटी पे। तो अगर आप कोटा को लिमिट क्रॉस करते हो तो आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक और चीज आ जाती है कि इसका थोड़ा सा ज्यादा पे कर दो, लेकिन इस लिमिट तक आ जाओ। मतलब उन्होंने स्केलिंग बनाई होती है। तो वहां पे आपका जो फर्क आता है टैरिफ में कोटा के हिसाब से, फ्रॉम लोअर टू हायर, इसको आप देख के फिर आप अपनी सारी चीजें चैनलाइज करते हो। ठीक हो गया? जी सर, सही है। सही हो गया। इसके अलावा हमारे पास वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट भी हैं। आप क्या क्या चीजें बेच सकते हो, क्या क्या नीचे बेच सकते हो, जो भी रुकावटें वगैरह होती हैं या जो भी उन्होंने डिफाइंड पैरामीटर्स रखे होते हैं, गवर्नमेंट उसको भी देख रही होती है। और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बताई होती हैं कि यार इसके ऊपर, जैसे कि सिगरेट है तो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हर जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से उस पर लिखा होता है कि यार ये हेल्थ की तरफ से ना, कि ये सिगरेट नोशी जो है ना वो कैंसर का बाइस बनती है या सेहत के लिए मुज़र है ना। इस तरह की चीजें जो है ना, वो फिर गवर्नमेंट इस चीजों में इंटरफेयर करती है। और इसके अलावा जो आपको एक चीज नजर आती है कि ये हलाल है कि नहीं, मलेशिया में हमने एक चीज देखी थी, जो प्रोडक्ट हलाल हो ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने बोला होता है कि स्टैम्प बाई के आईएसओ से लगाई होती है, और वहां पे एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका टापा होता है। वो सारी गवर्नमेंट जो है ना अपनी प्रेजेंस शो करती है और उनको इंटरवीन करती है कि यार इनकी जो बिजनेस मॉडल होता है कि यार ये आपने लिख के अपने पैकिंग पे रखना है। अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर काफी लोगों को मसला आ जाता ना। और गवर्नमेंट इसके अलावा ये एंटी डंपिंग पॉलिसीज भी बनाती है, जो कि जिसे हम जखीरंदोजी भी कहते हैं। और पाकिस्तान में तो कोशिशें की जा रही हैं एंटी डंपिंग पॉलिसीज पे, लेकिन काफी हद तक ये सुनने में आ रहा है कि कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि यार ये कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि चीनी की कीमतें उसी तरह ऊपर जा रही हैं। जहां भी ये पेट्रोल सस्ता कर लेते हैं, यहाँ भी ये डंपिंग शुरू कर देते हैं, मार्केट में तेल नहीं सप्लाई करते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये चीजें काफी जो है ना, एंटी डंपिंग पॉलिसीज जो है ना वो काफी सख्त हैं, उधर ऐसा कोई चीज नहीं हो सकता। मलेशिया में एक दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने वहां पे तेल हमें 1 रिंगट का मिलता था, पाकिस्तानी 40 रुपए बनते हैं, वहां पे उन्होंने 40 पैसे बढ़ा दिया। तो जो वहां में लोग हैं ना, उनको ये लगने लगा जो कि लोगों ने पेट्रोल जखीरंदोजी शुरू कर दी, उसको उन्होंने डंपिंग करनी शुरू कर दी, और उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, कीमतें और भी नीचे गिर गई। मतलब उनकी एंटी डंपिंग पॉलिसीज इतनी सख्त हैं कि जितने भी ये माफियाज वगैरह हैं, जो मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की होती है और वो समझ रहे होते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम हुकूमत को हिला लेंगे, उनके पास चॉइस ही नहीं थी, वो 1 रिंगट से नीचे ही आ गए। जो जिसने टाइम के लिए जो है कि 2 हफ्तों के लिए उन्होंने कीमत बढ़ाई थी, उन्होंने उनको फिर 1 महीना पैसे कम करने पड़े, 65 पे आ गए थे। मतलब पाकिस्तानी के हिसाब से आप समझिए कि 1 रिंगट जो है ना 40 का बनता है, तो आप सब 65% उन्होंने कम कर दिया था। हमें जो है ना पैसे, मतलब पैसे नहीं होते, 40 पैसे पे हमें तेल मिलने लगा। तो ये काफी फर्क आ गया था, काफी हमने एंजॉय किया फिर उस चीज को। तो ये गवर्नमेंट जो है ना हमेशा अपनी पॉलिसीज मेकिंग में एंटी डंपिंग पॉलिसीज भी बनाती है कि जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है ना,
कोई जफीरंदोजी ना कर दे आगे पीछे ना। और पाकिस्तान में लास्ट टाइम आपने एक स्कीम सुना होगा कि इन्होंने कहा था कि यार चीनी खत्म हो गई है, और वो असल में उन्होंने डंप कर ली थी, और वो बाहर भेजने की सीन बना रहे थे, एक्सपोर्ट करने का सीन बना रहे थे, जो ये शुगर माफिया है। और इस वजह से पाकिस्तान में भी महंगा काफी हो गया था, तो फिर वो गोदाम वगैरह पकड़े गए बलूचिस्तान में ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं, और एंटी डंपिंग पॉलिसीज जो है ना वो यहाँ पे काम तो हो रहा है, लेकिन उसी तरह काम नहीं हो रहा कि जिस तरह होना चाहिए। और कुछ ही लोग हैं जिससे फायदा उससे उठा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो जैसे कि हमारा टाइटल भी है, वो दो चीजों को देख के करते हैं। एक होता है पॉलिटिकल आर्गुमेंट और एक होता है इकोनॉमिक आर्गुमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल आर्गुमेंट में हमेशा वो प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे लोग हैं ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और फ्रॉम इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या होता है, इसमें हम दोनों की वेल्थ की बात करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है या मर्चेंडाइजर है, उसको भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी फायदा हो। अभी वन बाय वन देखते हैं कि दोनों को कैसे कैसे फायदा होता है। पॉलिटिकल आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट कैसे इस तरह इंटरवीन करती है। एक तो ये करती है कि प्रोटेक्टिंग जॉब्स करती है, जैसे कि मैंने